मेरे मोहल्ले में एक भाभी रहती थी जिनका नाम था मधु। उनकी खूबसूरती ऐसी थी कि कोई भी देखते ही उन्हें मंत्रमुग्ध हो जाए। लेकिन उनका पति रमेश काला का लूटा और दुबला पतला था। पहले मुझे लगा कि शायद रमेश की कोई बड़ी नौकरी होगी, तभी ऐसी अप्सरा जैसी बीवी मिली। लेकिन जब मैंने छानबीन की तो पता चला कि वो ना तो नौकरी करता था, ना ही कोई कारोबार। फिर भी मधु भाभी अपने पति की हर बात पवित्रता की तरह मानती थी। समझ नहीं आता था कि रमेश ने ऐसा कौन सा जादू किया था। खैर, मधु भाभी मुझे कभी भाव नहीं देती थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन साल बीतने के बाद भी उन्होंने हाय हेलो तक का जवाब नहीं दिया। उल्टा मेरी दोस्ती रमेश भैया से हो गई। पहली बार जब वो मेरे घर आए तो मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन आज मेरी आशिकी का भूत उतर जाएगा। लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई क्या हुआ, भाभी हाथ नहीं आई? उनकी इस बात पर मैं समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दूं। मैंने बस कहा, क्या भैया आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? रमेश भैया ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, डर मत, तू मेरा छोटा भाई है, इस उम्र में ये सब चलता है। मैं उनकी बात हजम कर पाता। इससे पहले उन्होंने मधु भाभी को आवाज दी, अरे मधु सुनती हो, अपने देवर के लिए चाय बना ले आओ। 10 सेकंड में मधु भाभी 2 कप चाय लेकर आ गई। मैं उनकी खूबसूरती निहार ही रहा था कि रमेश भैया बोले, ये अजय है, मेरा छोटा भाई, आज से इसके खाने पीने का ख्याल रखना। भाभी ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और चाय देकर चली गई। रमेश भैया ने कहा, आज से तेरा खाना हमारे घर पर होगा, और हाँ, अपने भैया को मना मत करना। चाय की चुस्की लेते हुए वो चले गए। मैं सोच में पड़ गया कि ये कौन सा चमत्कार हो गया। इसके बाद मेरा खाना पीना उनके घर होने लगा। मधु भाभी भी मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी। कुछ महीनों बाद मैं उन्हें भाभी माँ मानने लगा। मेरे दिल में उनके लिए अब सिर्फ सम्मान था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी मेरा गांव का दोस्त विक्रम आया। उसने कहा कि वो कुछ महीने मेरे साथ रहेगा। क्योंकि मेरा खाना पीना भाभी के घर पर होता था, तो विक्रम के लिए अलग से इंतजाम करना पड़ता। मैं सोच ही रहा था कि विक्रम बोला, तू खाने की टेंशन मत ले, मैं हम दोनों का खाना बना लूंगा, लेकिन बर्तन तुझे धोने पड़ेंगे। वो हंसने लगा। मैं कुछ नहीं कह पाया। मैंने रमेश भैया को मेरे लिए खाना बनाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाभी दोनों के लिए खाना बना देंगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। अगली सुबह विक्रम ने मुझसे पूछा, अरे भाई तू रात को उस औरत के साथ कहाँ गया था? मैंने हैरानी से कहा, कौन सी औरत? वो बोला, वही जिसे तू भाभी कहता है। रात 2:45 बजे उसने तुझे आवाज दी और तू चुपचाप चला गया। मैंने पूछा भी कि कहाँ जा रहा है, लेकिन तूने जवाब नहीं दिया। सुबह 3 बजे जब तू लौटा तब भी तूने कुछ नहीं बताया। मैं हंसा और बोला, बस कर, भाभी के नाम पर मजाक मत कर। दरअसल मैं विक्रम से अक्सर मधु भाभी की खूबसूरती का बखान करता था। मुझे लगा वो मेरी टांग खींच रहा है। मैंने उसकी बात को मजाक में टाल दिया। लेकिन अगली सुबह जब उसने फिर वही सवाल पूछा कि हर रात 2:45 बजे तू भाभी के साथ कहाँ जाता है, तो मैं हिचकिचाया। मैंने गंभीर होकर पूछा, सच बोल, क्या तू सच कह रहा है? विक्रम ने हाँ में सिर हिलाया और बताया कि पिछली रात भी ठीक 2:45 बजे भाभी ने आवाज दी और मैं चुपचाप चला गया। उसके बाद मुझे अजीब लगी। अगर ये सच था तो मेरे लिए ये ठीक नहीं है। मैं सोच में पड़ गया। तभी विक्रम बोला, भाई बुरा मत मान, लेकिन मुझे लगता है कि तेरी मधु भाभी या तो डायन है या कोई चुड़ैल, जिसे रमेश ने अपने वश में कर रखा है। तूने गौर किया, मधु भाभी तभी दिखती है जब रमेश उसे बुलाता है या कोई काम देता है। दिन में वो कभी नजर नहीं आती। विक्रम की बात सुनकर मैंने सोचा, और सचमुच मधु भाभी तभी सामने आती थी जब रमेश उन्हें पुकारते थे। मुझे भी शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने विक्रम से पूछा, अब क्या करें? उसने कहा, हमें खारसाली जाना होगा। सुबह सुबह हमने खारसाली की ट्रेन पकड़ी। सूरज ढलते ढलते हम खारसाली स्टेशन पहुंचे। वहां एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और काले गीले कपड़े से बांध दिया। अचानक मेरा शरीर आग की तरह जलने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं बेहोश हो गया। जब आँख खुली
तो मैं एक पेड़ से बंधा था। मेरे सामने कोई नग्न हालत में औंधे मुंह लटा हुआ था। आसपास घने जंगल थे। मैं कुछ समझ पाता कि विक्रम ने आवाज दी, अजय तेरी जान खतरे में है। रमेश की गुलाम मधु ने तुझे बलि के लिए तैयार किया है। तेरे खून से उसने अपना अंश मिला दिया है। तो कुछ ही दिनों में मधु के हाथों मारा जाएगा, लेकिन हम तुझे बचाने की आखिरी कोशिश करेंगे। वो जो सामने मुर्दा पड़ा है वो थोड़ी देर के लिए जिंदा होगा और तेरा खून पिएगा। अगर सब ठीक रहा तो तू बच जाएगा, वरना ये तेरी आखिरी रात होगी। मैं कुछ पूछ पाता तभी वो मुर्दा उठा और मेरी ओर झपटा। उसने मेरे शरीर में अपने दांत गड़ा दिए। मैं तुरंत बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो मैं अपने घर में था। मेरा शरीर पूरी तरह से सूख चुका था। मेरी पसलियाँ साफ दिख रही थी। मैं इतना कमज़ोर था कि हाथ पैर मुश्किल से हिला पा रहा था। कुछ सालों बाद मैं धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन पहले वाली ताकत नहीं लौटी। बाद में पता चला कि मधु भाभी कोई इंसान नहीं थी, वो एक काली शक्ति थी जिसे रमेश ने अपनी चालाकी से कैद कर लिया था। इसलिए वो एक सुंदर स्त्री के रूप में उसके साथ रहती थी और उसका हर कहा मानती थी। रमेश ऐसी और शक्तियों को पाने के लिए मुझे चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। विक्रम की सूझबूझ से मैं उस दिन बच गया। तो दोस्तों, तभी कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।